नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी अनजान जी की लिखी हुई कहानी है। सोनम जब किचन में गई तो तुरंत ही पीछे पीछे जेठानी भी आ गई। जेठानी ने उसका हाथ पकड़ के किचन से बाहर ले आई और किचन का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। देखकर सोनम को गुस्सा आ गया। भाभी, क्या मैं कोई बाहर वाली हूँ जो तुमने मेरा हाथ पकड़कर मुझे किचन से बाहर कर दिया? खाना बनाते हुए तुम फ्रिज को छू लेती हो ना, माँ जी को पसंद नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद में मुझे पूरा रसोई घर साफ करना पड़ता है, गंगा जल डालकर धोना पड़ता है। अब बताओ मैं क्या करूं? उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम्हें मंदिर में ठाकुर जी का भोग न बनाने दूं। क्यों किया जा रहा था इस तरह का भेदभाव? रसोई घर में स्वच्छता, साफ सफाई और मंदिर की पवित्रता बनाए रखना और बात है, लेकिन इस तरह का भेदभाव? जानने के लिए चलिए पढ़ते हैं कहानी। मित्रों, हमारी आज की कहानी अनजान जी की लिखी हुई है। कहानी का नाम है बाहर वाली। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सोनम पूरे 1 साल के बाद अपने ससुराल आई है और उसका पति शिवम चंडीगढ़ में जॉब करता है। उड़ीसा से इतनी दूर आना जाना कम ही हो पाता है। सोनम पढ़ी लिखी आजाद ख्याल की लड़की है। 2 बच्चे हैं। ससुराल में आती है तो यही कोशिश करती रहे कि अपना काम वह खुद कर सके। उसके बच्चे क्या खाते हैं, उनकी पसंद का खाना वह खुद बनाए, साथ में सारे परिवार के लिए भी। वह किसी को कोई तकलीफ नहीं देना चाहती है। उसकी सासू माँ थोड़ी रूढ़िवादी किस्म की है। सुबह जल्दी उठो, बिना नहाए रसोई घर में ना जाओ, पल्लू रखो, कुछ भी बनाओ तो ठाकुर जी का भोग जरूर लगाओ। नाश्ता खाना जितनी बार बनाओ, हाथ धोना भी जरूरी है और हर बार किचन दोबारा साफ करो। खाना बनाते समय कोई भी चीज नहीं छूना है। या तो पहले से ही सारी सामग्री निकाल लो या फिर बार बार हाथ धोते रहो। काम वाली बर्तन धोकर जाती है तो सासू माँ दोबारा से सारे बर्तन पानी से धुलवा के रखती है। कभी कभी सोनम को उनकी ये आदत थोड़ी खराब लगती है, लेकिन फिर वह सोचती है कि उसे कौन सा यहाँ रहना है। जितने दिन के लिए आई है तो जैसे सासू माँ कहती है वैसे करती जाती है। सासू माँ वॉशिंग मशीन में पहले सारे पुरुषों के कपड़े धुलवाती है, फिर बच्चों के और बाद में घर की औरतों के। सासू माँ की इस सोच पर उसे बड़ा अचंभा लगता है, लेकिन वह चुप रह जाती है। वह चुपचाप अपने सारे कपड़े और बच्चों के कपड़े हाथ से ही धोकर डाल देती है। जितनी देर इंतजार करो, अपना काम उतने में तो हाथ से ही हो जाता है। बच्चों ने आज खाने में मैगी खाने के लिए जिद की हुई है। वही बनाने की वह तैयारी कर रही थी कि तभी उसकी जेठानी आ गई और पूछने लगी, क्या बना रही हो सोनम? कुछ बनाना हो तो मुझे बता दो, मैं बनाकर दे देती हूँ। तुम्हें सामान ढूंढने में तकलीफ होगी। कुछ नहीं दीदी, बच्चे मैगी के लिए कह रहे थे, वही बनाने जा रही हूँ। मुझे मिल गया है सारा सामान। अरे मुझसे बोल देती, मैं बना देती। लाओ मैं बना देती हूँ, तुम जाओ आराम कर लो। आप तो सुबह से थक गई होंगी। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तो आप आराम कर ही सकती है ना। मैं बना लूंगी, मुझे पता है कि सारा सामान कहाँ रखा होता है। ठीक है तुम बनाओ, लेकिन सारा सामान निकाल कर मैं तुम्हें देती जाती हूँ और रसोई घर में खड़े होकर तुमसे बातें भी करती रहती हूँ। नहीं तो कहाँ समय मिलता है। ओके भाभी, जैसी मर्जी आपकी। आप खाएंगी? नहीं। ठीक है कहकर वह मैगी बनाने लगी। सोनम और जेठानी बातें करती जा रही थी और मैगी भी बनती जा रही थी। 10 मिनट में मैगी बनकर तैयार हो गई। दूसरे दिन जब जेठानी जी किचन में खाना बना रही थी तो सोनम ने कहा, दीदी आप तो कब से लगी हुई है, मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। नहीं सोनम, तुम एक काम करो, खाने के लिए सबको बोल दो। ऐसा 3-4 दिन तक हुआ। जब भी वो किचन में जाती तो जेठानी उसे या तो सलाद काटने को कह देती या सब्जी काटने के लिए, या फिर टेबल लगाने को कह देती, या फिर कहती बच्चों को बुलाओ और खाना खिला दो, या ये कहती कि सबको खाना परोस दो। लेकिन जब भी वो किचन में काम करने के लिए कहती थी कि मैं सब्जी बना देती हूँ या मैं खीर बना देती हूँ, तो सासू माँ और जेठानी उसे मना कर देती। वो अपने लिए चाय कॉफी या कुछ भी बनाने के लिए जाती, तब भी कोई न कोई उसके सिर पर सवार ही रहता। मम्मा, आपसे हम कितने दिन से कह रहे हैं हमारे लिए पाव भाजी बनाओ। कब बनाओगी आप पाव भाजी? 2-1 दिन रुक जाओ, फिर बना दूंगी। जल्दी करो, बड़ी मम्मी अच्छा अच्छा खाना बनाती है, लेकिन हमें आपके हाथ का खाना खाना है। ऐसा क्यों बेटा, सब कुछ तो अच्छा बनता है। बड़ी मम्मी के खाने में भी तो इतना स्वाद है। दोनों बच्चे शोर मचाने लगे कि हमें आपके हाथ की पाव भाजी ही खानी है। आप बहुत अच्छी पाव भाजी बनाती हो। हमारी मम्मा वर्ल्ड की सबसे बढ़िया पाव भाजी बनाने वाली
और मम्मा से पाव भाजी बनाने के लिए फिर बोलने लगे। बच्चों की आवाज़ सुनकर जेठानी के बच्चे भी आ गए। चाची, आप पाव भाजी बनाने वाली हो? आपने पिछली बार हमसे वादा किया था ना, आप हमारा फेवरेट फालूदा भी बनाओगी, लेकिन आप बिना फालूदा बनाए चले गए थे उस बार। इस बार हमारा फेवरेट फालूदा आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है बाबा, बनाऊंगी। अभी तो मैं यहीं पर हूँ, सब कुछ बना दूंगी। नहीं नहीं, आप हर बार ऐसे ही कहती हो। हमें आज ही आपके हाथ का फालूदा खाना है, और पाव भाजी भी। सारे बच्चे मिलकर चिल्लाने लगे, पाव भाजी, फालूदा फालूदा। सोनम मुस्कुरा उठी, बोली, हाँ हाँ बाबा, बिल्कुल आज ही। ठीक है, मैं रसोई में जाकर देखती हूँ कि क्या क्या है और क्या क्या सामान लाना है। जो सामान नहीं होगा तो वो लेकर आती हूँ, या फिर चाचा को बोल देती हूँ लाने के लिए। कहकर सोनम रसोई में चली आई। रसोई घर का दरवाजा बंद था। सासू माँ और जेठानी अपने अपने कमरे में सो रही थी। किसी को क्यों जगा जाए, मैं खुद ही जाकर देख लेती हूँ कि क्या क्या सामान है और क्या नहीं है। ऐसा सोचकर कि सोनम किचन में आ गई। अभी वह फ्रिज खोलकर कुछ देख ही रही थी कि जेठानी की आवाज आई। क्या ढूंढ रही हो सोनम? जेठानी जी सामने खड़ी हुई थी। अरे भाभी, आप तो सो रही थी ना? हाँ मैं सो रही थी, लेकिन तुम रसोई में क्या ढूंढ रही हो? वह दीदी, आज शाम को बच्चे फालूदा और पाव भाजी खाने की जिद कर रहे हैं। सोचा था कि देख लो क्या क्या सामान घर में है और क्या क्या बाहर से मंगाना है। अरे सोनम, शाम को बनाना है ना, आराम करो अभी, कहकर भाभी ने उसका हाथ पकड़ा और रसोई घर के बाहर खींच ले आई, और बाहर आकर बाहर से रसोई घर का दरवाजा भी बंद कर दिया। जब सोनम ने ये देखा तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। एक मिनट दीदी, आपने रसोई का दरवाजा बंद क्यों कर दिया? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कोई बाहर वाली हूँ? माना कि आप यहाँ रहती है, लेकिन मैं भी तो इस घर की बहू हूँ। सोनम की तेज आवाज सुनकर शिवम और सास ससुर भी कमरे से बाहर आ गए। क्या हुआ सोनम, क्यों बड़ी बहू से इतने तेज आवाज में बात कर रही हो? सासू माँ ने गुस्से में पूछा। कुछ नहीं मम्मी जी, कहकर सोनम अपने कमरे में आ गई। उसके चाल से साफ मालूम हो रहा था कि वह गुस्से में है। क्या बात है सोनम, तुम तो कभी बड़ी भाभी से ऐसे बात नहीं करती हो। शिवम ने सोनम से पूछा। कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, सोनम ने चिढ़कर झल्लाते हुए शिवम से कहा। शिवम ने सोनम के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी हर बात सुनने के लिए तैयार हूँ। सोनम की आंखों में अपने पति की बात सुनकर आंसू आ गए और उसने सारी बात शिवम को बता दी। फिर धीरे से कहा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर ही जाना है। ठीक है, शांत हो जाओ, शिवम ने उसे पानी देते हुए कहा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शिवम ने मुड़कर देखा तो भाभी खड़ी थी दरवाजे पर। भैया, मैं 2 मिनट सोनम से बात करती हूँ, शिवम ने कहा। जी भाभी, कहकर शिवम बाहर निकल गया। जानती हूँ मैं तुम मुझसे नाराज हो सोनम, मगर मैं क्या करूँ? मम्मी जी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है। मुझसे कहा है कि तुम बाहर रहती हो ना, न जाने क्या खाती होगी पीती होगी, इसलिए तुम्हारे रसोई घर में आने पर हर चीज का ध्यान रखूं, और तुम बार बार फ्रिज वगैरह खाना बनाते हुए छू लेती हो ना, वह माँ जी को पसंद नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद में मुझे पूरा रसोई घर साफ करना पड़ता है, गंगा जल डालकर धोना पड़ता है। अब बताओ मैं क्या करूं? उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम्हें मंदिर में ठाकुर जी का भोग ना बनाने दो। मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है कि मैं तुमसे इस तरह का व्यवहार करती हूँ, मुझे माफ कर देना, कहती हुए उन्हें रुलाई या छूट पड़ी। सॉरी दीदी, मुझे पहले ही आप बता देती तो शायद इस सब की नौबत ही ना आती। मुझसे नाराज तो नहीं होना सोनम, भाभी ने पूछा तो सोनम ने मुस्कुराकर कहा, नहीं भाभी जी नहीं, आपसे नहीं। फिर जेठानी वहां से चली गई और सोनम गुस्से से उबलते हुए कमरे में ही टहलने लगी। थोड़ी देर के बाद शिवम कमरे में आया, बोला, सोनम, तुम्हारा मूड कैसा है अब? मैंने कल के टिकट करवा लिए हैं, तैयारी कर लो निकलने की, हम कल ही निकल रहे हैं यहाँ से। इतनी जल्दी? हाँ, शिवम ने आंख चुराते हुए कहा। शिवम, क्या हुआ है? इतनी सी बात पर तुमने तुरंत ही टिकट करा लिया? क्या कोई बात है जो तुम मुझे नहीं बता सकते हो? अरे अभी तो तुम कह रही थी कि यहाँ नहीं रहना है, वापस जाना है, इसलिए मैंने टिकट करा लिए। हाँ मैंने कहा था, लेकिन बात क्या है मुझे बताओ। ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते? अरे वैसे तो कोई ज़रूरी बात नहीं है, लेकिन तुम पूछ रही हो तो मैं बता देता हूँ। जब मैं कमरे से बाहर निकला तो मैंने मम्मी को बड़बड़ाते हुए सुना।
बाहर रहती है, जाने क्या क्या करती होगी। कुछ भी धर्म से करने को बोलो तो आज की बहुओं को बुरा लग जाता है। सुनकर मुझे थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि तुम चंडीगढ़ में भी सब कुछ मम्मी के हिसाब से करती हो। कितनी बार तो मैं तुमसे कह देता हूँ कि बगैर नहाए खा लिया करो नाश्ता वाश्ता, लेकिन तुमने कभी मेरी बात नहीं सुनी है। मम्मी को भी मैंने कई बार बताया कि चंडीगढ़ में ठंडी बहुत पड़ती है, फिर भी सोनम नहा धोकर ठाकुर जी का भोग लगाकर साफ सफाई से सब कुछ बनाती है, उसके बाद ही खाना खाती है। फिर ऐसा कैसे बोल सकती है वो? मुझे आज अच्छा नहीं लगा सोनम। जानता हूँ कि हमारी शादी प्रेम विवाह की शादी है, लेकिन शादी के इतने साल बाद अगर वह अब भी अपने बेटे पर विश्वास नहीं करती है, तो वो बहू पर ही कैसे विश्वास कर सकती है? बच्चे कमरे में आए और पूछने लगे, मम्मी पापा आप लोग क्या कर रहे हो और सामान क्यों पैक कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, सारा सामान फैल गया था और कभी भी वापस जाना पड़ सकता है, इसलिए सारा सामान एक जगह पर रख रही हूँ। तभी जेठानी जी कमरे में आई और बोली, चलो खाना खा लो चलकर। सोनम रूखे स्वर में बोली, दीदी मुझे भूख नहीं है। तो तुम अभी भी मुझसे नाराज हो और यह सारा सामान क्यों फैला कर रखा है? कुछ नहीं भाभी, इसकी तो आदत है। जब ये नाराज होती है तो अब सारा सामान बिखेर के जमाने लगती है। कहकर शिवम ने बात खत्म कर दी। भैया चलकर खाना खा लीजिए आप लोग। आप बाकी सबको खाना खिलाइए, मैं अभी आता हूँ। और हाँ भाभी, एक काम करिए, एक प्लेट में खाना लगाकर मुझे दे दीजिए। मैं यहीं पर खाना खा लूंगा और सोनम को भी यही खिला दूंगा। ठीक है भैया, कहकर भाभी वहां से चली गई। सोनम के गुस्से को शिवम अच्छी तरह से जानता था। उसे पता था कि वो बाहर जाकर आज खाना नहीं खाएगी, उसके अहम को ठेस जो लगी है। इसीलिए वो खुद बाहर जाकर थाली लेकर आया और सोनम को खाना खिलाने लगा। सोनम ने जल्दी से खाना निपटाया और फिर अपना काम करने लगी। शिवम बाहर चले गए। फिर सोनम सोने की तैयारी करने लगी। शिवम उसके पास आया और बोला, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। मेरा प्रमोशन हो गया है और शायद कंपनी मुझे ऑस्ट्रेलिया भेजेगी इस प्रोजेक्ट के लिए। तो तुम क्या चाहते हो? जब तुम ऑस्ट्रेलिया जाओ तो मैं यहाँ रहूं? मैं साफ साफ कह देती हूँ, या तो तुम मुझे ऑस्ट्रेलिया अपने साथ लेकर चलो, या फिर मैं तुम्हें भी नहीं जाने दूंगी। शिवम ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, पूरी बात तो सुन लिया करो। इस बार कंपनी 4 साल के लिए भेज रही है ऑस्ट्रेलिया, साथ में फैमिली को भी। मैंने पहले ही शर्त रखी थी, इस बार मैं जहाँ भी जाऊंगा मेरी पूरी फैमिली साथ जाएगी मेरे साथ। ठीक है, छोटे मोटे प्रोजेक्ट 2-3 महीने की रहते हैं तो अलग बात है, लेकिन 4 साल बहुत होते हैं। सोनम का बिगड़ा मूड यह सब सुनकर ठीक हो गया, तो वो मुस्कुराकर शिवम के गले लग गई। रात दोनों ने अपनी पैकिंग की। सुबह सुबह वो रसोई घर में गई नहीं, नहाकर बाहर से ही भगवान को माथा टेक कर वापस आकर अपने कमरे में बैठ गई। सासू माँ ने आवाज देकर कहा, सोनम आओ, सबको चाय नाश्ता करवाओ आकर। तभी शिवम ने अंदर से आवाज देकर कहा, सोनम यहाँ पर मेरा कुछ सामान ढूंढ रही है। जेठानी बोली, कोई बात नहीं, मैं सबको चाय नाश्ता देती हूँ। और वो चाय नाश्ता देने के लिए रसोई घर में चली गई। आधे घंटे के बाद शिवम, बच्चे और सोनम अपने कमरे से बाहर निकले। साथ में उनका पूरा सामान था। अरे शिवम, तुम कहाँ जा रहे हो? पापा ने पूछा। हाँ पापा, मैं वापस चंडीगढ़ जा रहा हूँ। इतनी जल्दी क्यों? ऐसा क्या हो गया? तुम तो रुकने वाले थे। कुछ नहीं पापा, मेरी कंपनी से फोन आया था, मुझे जल्दी वापस आने के लिए बोला है। रात में ही फोन आ गया था, आप लोग सो रहे थे इसलिए नहीं बता पाया। इसलिए तत्काल ही में मैंने ट्रेन का टिकट निकाला है। 1 घंटे के बाद मेरी ट्रेन है, इसलिए मैं निकल रहा हूँ। बेटा कम से कम बताना तो चाहिए था, इतनी जल्दी सब कुछ कर लिया। हाँ पापा, आप मुझे माफ करना, मुझे निकलना है, मेरी ओला कैब आ गई है। लेकिन बेटा घर में गाड़ी है, फिर कैब क्यों? हम लोग चलते हैं ना तुम्हें छोड़ने। तुम इस तरह से क्यों जा रहे हो? ना तुमने नाश्ता किया, ना ही रास्ते के लिए खाना पैक करवाया। बच्चों के लिए ही कुछ नाश्ता रखवा लेते। सासू माँ ने कहा, कोई बात नहीं मम्मी जी, हम खाना बाहर खा लेंगे और नाश्ता भी बाहर से खरीद लेंगे। मैं आपके रसोई घर में जाकर उसे अपवित्र नहीं करना चाहती। ना ही मेरे जाने के बाद मैं चाहती हूँ कि आपको गंगा जल से रसोई घर धुलवाना पड़े। मम्मी जी मैं आज पूछ रही हूँ, आपके अपने संस्कारों पर आपको भरोसा नहीं है क्या? अब जब भी मैं आऊंगी तो आपके रसोई घर में कभी भी पैर नहीं रखूंगी। उसने दूर से ही सासू माँ को प्रणाम किया और कहा, मम्मी जी कहा सुना माफ करिए। ये कहकर वो गाड़ी में जाकर बैठ गई। बच्चे पापा के साथ पहले ही गाड़ी में बैठ चुके थे।
ससुर जी को पूरी बात समझ में आ गई। जब तक वह कुछ कहते तब तक गाड़ी चल पड़ी। यह देखकर ससुर की आंखों में भी आंसू आ गए और सास की तो रुलाई फूट पड़ी। ससुर जी ने रुष्ट होते हुए अपनी पत्नी से कहा, देखा आशा, तुम्हारे नियम कभी कभी बच्चों को कितना दुख देते हैं। आज अपने बच्चे भूखे चले गए। सोनम के जेठ जी दौड़ते हुए बाहर आए और बोले, पापा बच्चे क्या बोल रहे हैं? शिवम चला गया? मैं बाथरूम में था, मुझे बाहर आते ही पता चला। हाँ बेटा, तो ऐसा क्या हो गया पापा जो शिवम को इस तरह से चले जाना पड़ा आनंद फानंद में? पापा ने सारी बात सौरभ को बता दी। वैसे तो वो कह रहा था कि कंपनी ने बुलाया है। पापा, क्या आप नहीं जानते वह अपना गुस्सा कभी भी किसी को दिखाता नहीं है। मैं अभी गाड़ी लेकर जाता हूँ। रहने दे, कोई फायदा नहीं। उसने तो यह भी नहीं बताया कि किस गाड़ी से रिजर्वेशन किया है। कहाँ ढूंढेगा? इतना बड़ा स्टेशन है। मैं सब पता कर लूंगा। मैं तो जाता हूँ। मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, कहकर उसके पिता उसके साथ ही कार में बैठ गए। अरे यह टैक्सी किस तरफ जा रही है? रेलवे स्टेशन तो दूसरी तरफ है ना? हाँ सोनम, मुझे पता है। हम लोग फ्लाइट से जा रहे हैं चंडीगढ़। लेकिन आपने तो वहाँ मैंने वहाँ झूठ बोला था। मैं नहीं चाहता कि सौरभ भैया मुझे मनाने के लिए स्टेशन पर आए और वो अगर सामने आ गए तो मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आपको इतना गुस्सा आ रहा है। माफ करना सोनम, अगर मैं तुम्हें अपने घर में सम्मान नहीं दिला पाया तो मेरा तुमसे प्यार करना और तुम्हारे पापा को वादा करना कि मैं तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखूंगा एकदम ही बेमानी हो जाएगा। लेकिन किसी एक की गलती पर नाराज होकर रूठ कर निकल जाना क्या ठीक है? और सोनम, गलत को गलत न कहकर उसका चुपचाप साथ देना भी तो गलत है। माँ जब भाभी को ज्यादा साफ सफाई के लिए जोर देती तो बेचारी भाभी आधा आधा दिन खाली पेट काम में लगी रहती। तब मैं विरोध करता, लेकिन भाई तब भी कुछ नहीं बोलता। माँ कहती, तेरी बीबी आएगी तब बोलना। माँ नाराज हुई थी तो मैंने भी अनशन कर दिया और ना किसी से बात करता। लेकिन फिर मैंने हथियार डाल दिए। भाभी ने उस दिन मेरी पसंद का खाना बनाया था और धन्यवाद कहा था, इसलिए मैं उनसे कभी नाराज नहीं होता। वो तो वही करती है जो माँ उनसे कहती है। मैं समझ गई। क्या यही कि कभी कभी मौन रहना भी जरूरी होता है अपनी बात मनवाने के लिए? ये बात माँ जितनी जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है। कहते हुए सोनम ने मुस्कुराकर शिवम की तरफ देखा और उसके कंधे पर सर रखकर भगवान का धन्यवाद किया कि उसे इतना सुलझा हुआ जीवन साथी दिया है। लेकिन अरे ये क्या, ये कौन सी गाड़ी उनकी गाड़ी के आगे ओवरटेक कर रही है? ओला कैब वाले ने अपनी गाड़ी साइड में कर दी और रोक ही दी, क्योंकि पीछे से जो गाड़ी आई वो बहुत तेजी से आकर उनकी गाड़ी के आगे ओवरटेक करके खड़ी हो गई थी। शिवम ने देखा तो सोनम से बोला, देखो। अरे बाप रे, मैं जिस बात से डर रहा था वही हुआ। ये भैया आ गए हैं, देखो भैया की गाड़ी है वो। गाड़ी में से सौरभ और पापा दोनों बाहर निकले और कैब के पास में आकर खड़े हो गए। फिर पापा ने सोनम और शिव की तरफ देखकर हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा इस तरह से रूठ कर मत जाओ। तुम्हारी माँ को मैंने समझा दिया है और वो समझ भी गई है और बहुत पछता रही है। मैं तुम्हें इस तरह से नहीं जाने दूंगा बेटा। चलो वापस चलो। लेकिन पापा, मैंने फ्लाइट के टिकट बुक करवा लिए हैं और आप किस तरह से रेलवे स्टेशन की तरफ न जाते हुए एयरपोर्ट की तरफ आ गए? मैंने तो सबको रेलवे स्टेशन का ही बोला था। हाँ बेटा, मैंने तो सौरभ को यही कहा था कि पता नहीं कौन सी ट्रेन का टिकट बुक किया है उसने। लेकिन ये शायद तेरी नस नस समझता है। सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरा बड़ा भाई हूँ, समझता हूँ तुझे। तेरी हर बात का पता मुझे पहले से होता है और मैंने ये बात पहले से ही माँ को कई बार समझाई थी कि इस तरह से छूत अछूत घर वाले बाहर वाले वाला व्यवहार मत करो बहुओं के साथ में। वो तब तो नहीं समझी, लेकिन अब समझ गई है। तुम लोग चलो घर पे, तुम्हारी छुट्टी बाकी है, मैं जानता हूँ। जितनी छुट्टी बची है अभी घर पर ही बितानी है। चलो। और चल के सोनम, तुम आज फालूदा बनाओगी और पाव भाजी बनाओगी। सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। भैया की बात सुनकर सोनम की आंखों से भी आंसू झरने लगे। वह गाड़ी से नीचे उतरी और ससुर जी और जेठ के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लेके फिर राजेश की तरफ देखने लगी। राजेश भी मुस्कुराता हुआ आकर अपने बच्चों को गाड़ी में से उतरवाने लगा और सामान भी उतरवाने लगा। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे अनजान की लिखी हुई कहानी बाहर वाली।
उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। क्या आपने भी इस तरह से छुआछूत का माहौल किसी घर में देखा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।